ठीक है। तो जो कल की क्लास थी, कल हमने क्लास को एंड किया था, अलाउद्दीन के बारे में आधा पढ़ लिया था। अब उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और हमारा जो आधा पॉइंट था लास्ट हमने जो पढ़ा था कल, वो उत्तराधिकारी तक था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बना, और उत्तराधिकारी जो मलिक काफूर था, उसने उसकी क्या क्या कहानी थी वो वाली पढ़ ली। अब उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ये कि उसके समय में जो विद्रोह हुए थे, तो उसने उन विद्रोहों को दबाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, या विद्रोहों को दबाने के लिए यूं कहें कि चार महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किए। तो वो अध्यादेश कौन कौन से हैं, उनकी अभी शुरुआत करते हैं। तो वहां से शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है। तो अध्यादेश क्या थे, पहले मतलब अध्यादेश था कि भांग खाने, जुआ खेलने तथा शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, और गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया, अमीरों के आपसी मेल मिलाप और जो उत्सव थे उनके विवाहों से पूर्व सुल्तान की अनुमति लेना जरूरी कर दिया, और भूमि अनुदान, धार्मिक अनुष्ठान, उन सब की संपत्ति पर रोक लगा दी। यह लिखें कि विद्रोहों को दबाने के लिए, या विद्रोहियों के दमन हेतु, कुछ भी लिख सकते हैं। तो विद्रोहों के दबाने के लिए अलाउद्दीन ने चार अध्यादेश जारी किए। ठीक है। तो पहला अध्यादेश है भांग खाने, जुआ खेलने तथा शराब पर या शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और दूसरा कदम था, ये दूसरा अध्यादेश था, अमीरों के आपसी मेल मिलाप, अमीरों के आपसी मेल मिलाप, उत्सवों तथा विवाहों से सुल्तान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। धार्मिक, भूमि अनुदान, भूमि अनुदान, धार्मिक अनुष्ठान, भूमि भूमि अनुदान, धार्मिक अनुष्ठान एवं अमीरों की संपत्ति पर रोक लगा दी। और चौथा पॉइंट है कि गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। और ये जो अध्यादेश है या जो चार कदम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? क्योंकि उसने जो भांग, जुआ, शराब, ये सारी चीज़ें बंद करवा दी थी, और अमीरों के जो आपसी मेल मिलाप थे, जो ग्रुप बनाते थे, या कहीं कोई मतलब
है, त्योहार विवाह हुआ, उन सबको क्या था कि सुल्तान की अनुमति लेना जरूरी कर दिया उससे पहले। ठीक है, भूमि अनुदान, भूमि मतलब अनुदान का मतलब जो भूमि दान में देते थे, या धार्मिक अनुष्ठान, और जो अमीरों की संपत्ति थी उस संपत्ति पर रोक लगा दी और गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है राजस्व सिद्धांत या राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत। ठीक है, अब इसका जो राजत्व का सिद्धांत है, तो इसके राजत्व का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अमीर खुसरो ने किया। इसके राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन इसके राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, और इसका जो राजत्व का सिद्धांत है वो निरंकुशता पर आधारित था। निरंकुशता पर आधारित। निरंकुशता पर आधारित, और इसने खलीफा को मान्यता दी। खलीफा को मान्यता दी। और इसने एक उपाधि ली थी कि यामिन उल खलीफा नासरी उल मोमिनिन। इसका मतलब हुआ खलीफा का नासरी अमीरुल मोमिनिन है, सॉरी, नासिर अमीर उल मोमिनिन। खलीफ खलीफा का दायां हाथ। इसने क्या किया कि खलीफा को मान्यता दी और एक उपाधि हासिल धारण की, यामिन उल खलीफा नासिरी अमीरुल मोमिन, यानी कि खलीफा का दायां हाथ। और निरंकुशता पर आधारित था इसका राजत्व सिद्धांत। ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या कहा, इसको अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी का सुल्तान, ये शब्द कहे या ये उपाधियां दी, और ये उसकी एक पुस्तक है खजाइन उल फतू। तो उसने कहा था, उसकी एक पुस्तक है अमीर खुसरो की खजाइन उल फतू। तो पृथ्वी का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, इन जैसी उपाधियों से विभूषित किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन फतू या खजाइनुल, इसको लिख सकते हैं खजाइनुल फतू। और इस किताब में जो लिखा है वो लिखा है अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता,
जनता का चरवाहा जैसी। क्या किया अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजानुल फतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों को सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। जैसी उपाधियों से विभूषित किया। ठीक है। अब ये राजत्व सिद्धांत पूरा हो गया। अब इसके आगे जो हेडिंग है या टॉपिक है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, प्रशासनिक सुधार में एक इंपोर्टेंट अधिकारी है महोत्सव। महोत्सव इसका काम था जनसाधारण के जनसाधारण के आचार का रक्षक, जनसाधारण के आचार का रक्षक, देखभाल करने वाला, बाजारों पर नियंत्रण रखता था, बाजारों पर नियंत्रण करता था और नापतोल का निरीक्षण करता था। नापतोल का निरीक्षण करता था। इंपोर्टेंट पद था, जनसाधारण के आचार का रक्षक, देखभाल करता था, बाजारों पर नियंत्रण रखता था और नापतोल का निरीक्षण करता था। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि गुप्तचर जो पद्धति थी उसको पूर्णतया संगठित किया। गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। ठीक है। और इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए ममालिक, बरीद ए ममालिक या बरीद ए मुमलिक था। ठीक है। गुप्तचर विभाग पद्धति को पूर्णतः संगठित किया। और ये जो बरीद ए ममालिक है वो इस विभाग का मुख्य अधिकारी है, किसका? गुप्तचर पद्धति का। तो ये लाइन यहां से गुप्तचर विभाग का कह सकते हैं। गुप्तचर विभाग, इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए ममालिक था और बरीद ए ममालिक के अंतर्गत कई बरीद आते थे। इसके जो अंडर थे, इसके अंतर्गत कई बरीद आते थे। और ये जो बरीद ममालिक था वो कह सकते हैं कि बरीद का मुखिया, बहुत सारे बरीद थे, उनसे ऊपर का पद था वो मुखिया था। और क्या बरीदों के अलावा या बरीद ममालिक के अलावा बहुत सारे जो सूचना दाता नियुक्त किए। ठीक है। तो इसने बरीद के अतिरिक्त अनेक सूचनादाता नियुक्त किए। सूचनादाता नियुक्त किए जो मुनहियन या
या मुनही कहलाते थे। कहलाते थे। प्रशासनिक सुधार कंप्लीट। अब अगला पॉइंट है सैन्य सुधार, और इसके बारे में मैंने 2 पॉइंट पहले भी बता चुका हूं, अब उसमें कुछ और ज्यादा पढ़ेंगे। तो सैन्य सुधार, ठीक है। एक पॉइंट ये बता चुका हूं मैं पहले ही कि स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना का गठन। और इसने क्या किया, इसके अलावा जो सैनिक थे उनका हुलिया हुलिया रखना भी प्रारंभ करवाया। घोड़ों को दाग की प्रथा भी शुरू करवाई। ये सब इसी के कार्य हैं। तो स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है। और सेना भर्ती के लिए एक मंत्री, सेना भर्ती के लिए, सेना भर्ती के लिए सेना मंत्री, सेना मंत्री था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक की नियुक्ति की। और स्थायी सेना को कहा जाता था स्थायी सेना हस्म मुतर्रब। स्थायी सेना हस्म मुतर्रब कहलाती थी। सैनिकों को भूमि के स्थान पर नगद वेतन देना। सैनिकों को भूमि के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। और विशाल सेना होने के कारण सैनिकों का हुलिया बनाना प्रारंभ किया। और जो सैनिकों का हुलिया रखता था उसको कहते थे, सैनिकों का हुलिया रखने वाले व्यक्ति को, हुलिया रखने वाले व्यक्ति को दीवाने आरिज कहा जाता था। दीवाने आरिज कहा जाता था। हुलिया से मतलब है कि आज के टाइम पे बात करें तो जैसे कि कहीं कहीं कितने सारे ऑफिस हैं या कंपनियां, उनमें क्या होता है, फेस ऑथेंटिकेशन होता है। वो एक हुलिया का ही मतलब, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कह सकते हैं अपडेट वर्जन है, वरना तब क्या था कि उनका चेहरा मतलब हुलिया बनाया जाता था ताकि कोई मतलब गड़बड़ी ना की जा सके सैनिकों में। जो है वही आए, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं आए, इस तरह से क्या हुलिया बनाना प्रारंभ किया। और जो हुलिया रखता था उस व्यक्ति को कहा जाता था दीवाने आरिज। और इसके अलावा घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा सर्वप्रथम इसी ने शुरू की।
जैसे कि सैनिकों की पहचान के लिए उनका हुलिया बनाना था, वैसे ही घोड़ों को पहचानने के लिए दागने की प्रथा, उन पे कोई चिन्ह लगाया जाता था इस तरह का जिससे कि पहचान रहे, या उनकी जगह जो अच्छे घोड़े हैं उनकी जगह खराब घोड़ों का यूज ना किया जा सके। इन सबको रोकने के लिए उसने ये कदम उठाए। तो ये है इसके सैन्य सुधार। ठीक। तो अब इसका सेनापति कौन था, सेनापति देखते हैं। सेनापति थे इसके अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, जफर खां, मलिक काफूर थे। जग और जो जफर खां था उसको युग का हीरो कहा जाता है। जफर खां को युग का हीरो कहा जाता था तथा, और यह जो मंगोलों का आक्रमण था तो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। और यह मंगोलों के विरुद्ध और यह मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है। अब देखो सैन्य सुधार हो गया। सैन्य सुधार में जो जो उसके रिफॉर्म्स थे, जो सुधार थे, वो कंप्लीट कर लिए। और सेनापति देख लिए कौन कौन है। अब आता है इसके बाद आर्थिक सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधार। ठीक है। तो आर्थिक सुधार में सबसे पहले बात आती है कि एक नाम है मलिक कबूल। कबूल को शहदा या बाजार का निरीक्षक नियुक्त किया। अब एक इंपोर्टेंट पद, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत ये किस लिए बनाया था। दीवान रियासत का पद का जो गठन किया गया था तो व्यापारियों पर नियंत्रण, व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए पद बनाया। नहीं नहीं, ये पद नहीं, ये विभाग है। दीवान रियासत क्या है, विभाग। तो दीवान रियासत विभाग, व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए यह नवीन विभाग बनाया। नवीन विभाग बनाया। इसी बाजार के लिए तीन महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की। वो तीन महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। पहला सेम ये दीवाने रियासत, दूसरा सहनाए मंडी, और तीसरा बरीदे मंडी। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण पद भी बनाए थे उसने। और जो दीवान रियासत जो पहला पद है जो कि एक विभाग की है, ये था बाजार का सर्वोच्च अधिकारी। बाजार का सर्वोच्च अधिकारी मतलब बाजार का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था दीवाने रियासत।
दूसरा सहनाई मंडी, वो था बाजार का निरीक्षक। और ये बरीदे मंडी बाजार का खुफिया रिपोर्टर या गुप्तचर विभाग से था। खुफिया रिपोर्टर, गुप्तचर कह सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट क्या है, सबसे पहले एक नवीन विभाग, इंपोर्टेंट विभाग क्या था, दीवाने रियासत। इसका काम था व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए। ठीक है, उसके अलावा तीन इंपोर्टेंट पद, दीवाने रियासत यानी कि बाजार का सर्वोच्च अधिकारी, सहनाई मंडी बाजार का निरीक्षक, और वरीदे मंडी बाजार का खुफिया रिपोर्टर, गुप्तचर। ठीक, अब क्या किया, कालाबाजारी को नियंत्रित किया या कालाबाजारी पर नियंत्रण किया, और राशनिंग व्यवस्था लागू करी। राशनिंग व्यवस्था लागू करी, लागू की। और राशनिंग व्यवस्था का मतलब है कि जो आवश्यक वस्तुओं थी उन पर नियंत्रण, नियंत्रित यानी कि आवश्यक वस्तुओं पर या आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित तथा निर्धारित मात्रा में वितरण। ठीक है, जो राशनिंग व्यवस्था थी क्या था, आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित किया तथा निर्धारित मात्रा में, जितनी की मात्रा मतलब फिक्स कर दी गई, जितना निर्धारित कर दिया गया उतनी मात्रा में वितरण। इसके अलावा अन्य भंडार बनवाए यानी कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए अन्न भंडार बनवाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला, वितरण प्रणाली लागू करने वाला प्रथम सुल्तान। तो अब अगला पॉइंट है राजस्व कर व्यवस्था यानी कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम। कर व्यवस्था, राजस्व कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम। इसने जो कर लगाए थे उनमें से एक है भूमि कर। भूमि कर, भूमि कर को खराज भी बोलते हैं, और ये लिया जाता था उपज का 50%, उपज का 50%। ठीक है, और राजस्व इसने नगद और अनाज दोनों रूपों में वसूला था। राजस्व यानी टैक्स नकद बा अनाज दोनों रूपों में वसूला, दोनों रूपों में वसूला था। ये पहला कर हो गया। इसके अलावा दूसरा कर है जजिया। ये कर था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जजिया
गैर मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। इसके अलावा थर्ड कर है जकात। ये मुस्लिमों का धार्मिक कर था। जकात मुस्लिमों का धार्मिक कर, मुस्लिमों का धार्मिक कर, 2/5 भाग। इसके बाद चराई कर। ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, जाने वाला कर। इसके अलावा घरी कर, जो घरों में झोपड़ियों पर लगाया जाता था। चौथा घरी कर, घरों व झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर। वाला कर। फिफ्थ है खुम्स कर। ये था लूट के माल में से वसूलने वाला कर। तो लूट में राज्य का, लूट में राज्य का 5वां हिस्सा होता था। होता था। इसने 4/5 भाग या 5 हिस्सा खुम्स कर वसूल किया था। खुम्स कर वसूल किया था। एक जरूरी पॉइंट कि इसने भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के लिए एक नए विभाग, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। ठीक है, तो एक बार फिर से इसके जो कर हैं, ठीक है। राजस्व यानी कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम क्या था? पहला था भूमि कर, खराज, उपज का 50% लिया जाता था और राजस्व नकद व अनाज दोनों रूपों में वसूला था। उसके अलावा जजिया कर, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर। जकात धार्मिक कर था मुस्लिमों का, यानी मुसलमानों से का धार्मिक कर, जो कि 2/5 भाग था। और चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। घरी कर, घरों में झोपड़ियों पर लगाया जाता था। और खुम्स कर यानी लूट में राज्य का 5वां हिस्सा होता था। इसे 4/5 में 4/5 हिस्सा खुम्स कर के रूप में वसूल किया था। भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के लिए एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। अब स्थापत्य कला देखें थे। अब हेडेंगे स्थापत्य। तो स्थापत्य कला में है
बनवाया था इसने अलाई दरवाजा। और ये कहाँ था? दिल्ली। और इसमें जो गुम्बद का प्रयोग हुआ था, गुम्बद का लगा, वो सर्वप्रथम इसी में हुआ था, तो गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग, गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इसमें। दूसरा हौज ए खास, ये भी दिल्ली में है। जमात खाना मस्जिद, दिल्ली। और ये पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति से निर्मित। ठीक है बॉयज, टू एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्थापत्य कला में अलाई दरवाजा दिल्ली में, इसमें गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। दूसरा हौज खास बनवाया था दिल्ली में। उसके बाद जमात खाना मस्जिद दिल्ली में, जिसमें पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति से निर्मित ये पहली मस्जिद है। और सीरी का किला दिल्ली। अब इसके दरबारी विद्वान थे अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान हो गए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, अमीर हसन दहलवी। अब देखो इसके बाद का शासक कौन आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी था शहाबुद्दीन उमर। उसके साथ क्या किया था, वो कहानी है कि जो मलिक काफूर ने क्या किया, उसको 35 दिनों तक शासन किया उसको। और बाकी के बेचों जो खिजर खां था और सालदी खां था, उसकी आंखें निकलवा दी थी। मुबारक शाह को कैद करवा लिया था। लेकिन 35 दिनों के शासन के बाद जो मलिक काफूर था, जिसको हम 1000 दिनारी कहते हैं, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुबारक शाह को आज़ाद करवाया गया और मुबारक शाह शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना। लेकिन 64 दिनों के बाद उसने उसकी हत्या कर दी शहाबुद्दीन उमर की, और खुद शासक बन बैठा। तो अब अगले शासक के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। बोले ईसवी से 1320 ईसवी। अब ये किस तरह से शासक बना, ये हमें पता चल गया। शहाबुद्दीन उमर की हत्या करने के बाद ये खुद शासक बन बैठा। और ये प्रथम सुल्तान है जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक है। इससे पहले जो अलाउद्दीन था उसने अपने आप को खलीफा का दायां हाथ बताया था, खलीफा घोषित नहीं किया था। ये पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। इसकी उपाधियां देखेंगे अब क्या थी।
उपाधि है इसकी अल इमाम, उल इमाम, उल वासिफ बिल्ला। फिर अगली खिलाफत उल है। फिर है खलीफतुल्लाह। खिलाफतुल्लाह या खलीफतुल्लाह, ये कहाँ, ये सिक्कों पर अंकित, सिक्कों पर अंकित। ठीक है। इसके बाद मंत्री कौन थे उसके, तो जो खुसरो था, खुसरो को उसने मंत्री बनाया था, जो कि मूलतः गुजरात का निवासी था। मंत्री था इसका खुसरो, जो मूलतः गुजरात का हिंदू था, गए इसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, तो खुसरो को मंत्री बनाया। खुसरो को मंत्री बनाया जो कि गुजरात का हिंदू था, गुजरात का हिंदू था, और इस्लाम स्वीकार किया था इसने, इस्लाम इस्लाम स्वीकार किया था। और इसके टाइम के, यानी कि इसके टाइम के जो संत थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, जिससे इसका गहरा मतभेद था। तो समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया, समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया, समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया से गहरा मतभेद था। और इसके समय पे विद्रोह हुआ था गुजरात का, जिसका इसने दमन किया, तो गुजरात विद्रोह का दमन किया, गुजरात विद्रोह का दमन किया। 1318 ईस्वी में इसने देवगिरी को पुनर्विजित किया, 1318 ईस्वी में देवगिरी को पुनर्विजित किया। पुनर्विजित का मतलब दोबारा विजित किया, क्योंकि इससे पहले तो अलाउद्दीन ने किया था। और सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दिया, एडवांस सैलरी, 6 माह का अग्रिम वेतन दिया। और इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था थी, कठोर व्यवस्था तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली को, तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो लिखने जरूरी नहीं है, ऐसे ही बता देता हूँ कि इसकी बुरी आदतें ये थी, ये नग्न स्त्री और पुरुषों के बीच में रहना पसंद करता था, और कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में चला जाया करता था। तो बुरी आदतें हैं ये, उतना जरूरी भी नहीं है पढ़ना। जरूरी पॉइंट सिर्फ इतने ही है क्या, कि खुसरो को मंत्री बनाया जो कि गुजरात का हिंदू था, इस्लाम स्वीकार किया था जिसने।
और निजामुद्दीन मतलब समकालीन संत कौन थे इसके टाइम के, तो निजामुद्दीन औलिया, जिससे इसका गहरा मतभेद था। 1318 ईस्वी में देवगिरी को पुनर्विजित किया, गुजरात विद्रोह का दमन किया, सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दिया। ये इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। और अलाउद्दीन को कठोर दंड व्यवस्था जो अलाउद्दीन ने शुरू की थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसको समाप्त कर दिया था। और इसकी जो बुरी हरकतें थी, जैसा कि ये नग्न स्त्री और पुरुषों के बीच में रहना पसंद करता था, कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में चला जाया करता था, इन सब हरकतों को देखकर खुसरो परेशान हो गया और उसने इसकी हत्या कर दी। और इसके बाद जो शासक बना वो था खुसरो, जिसका पूरा नाम नासरुद्दीन खुसरो। तो अगला शासक नासरुद्दीन खुसरो, 1320 ईस्वी। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट डेट है कि 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। और जो सुल्तान था मुबारक शाह, उसने इसको खुसरो या खुसरो खां की उपाधि दी थी। सुल्तान मुबारक शाह ने सुल्तान मुबारक शाह ने इसे खुसरो या खुसरो खां की उपाधि दी। और ये कौन था? ये था, ये बरादू नामक लड़ाकू जनजाति है, उसका हिंदू था। बरादू नामक जनजाति का बरादू नामक लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। और मुस्लिम धर्म अपनाया था इसने, मुस्लिम धर्म। और इसका जो नाम था वो था हसन। ठीक है। अब इसकी जो कहानी है वो वाली, जो गुजरात के मतलब अभियान के टाइम पे जो राजा थे कर्ण, बघेल राजा थे कर्णदेव, उनकी पत्नी को अलाउद्दीन ले आया था, तो उसने शादी की थी। ठीक है। और उनकी जो बेटी थी देवल देवी, उससे शादी करवाई थी मुबारक शाह की। तो इसने क्या किया, मुबारक शाह को मारकर उसकी जो पत्नी थी देवल देवी से विवाह कर लिया। तो मुबारक शाह को मारकर देवल देवी से विवाह किया। लिखना इतना जरूरी नहीं है, पॉइंट कुछ खास नहीं है। ठीक है। और क्या बचा फिर? उपाधियां देख लें इसकी क्या क्या है। उपाधि। उपाधि थी इसकी पैगंबर का सेनापति। और इसके बारे में खास बात कि ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र भारतीय मुसलमान शासक था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र भारतीय मुसलमान शासक था। और अभी इससे पहले मैंने बताया था कि समकालीन जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, और वो मुबारक शाह से उसका मतभेद था, लेकिन उन्होंने इसको मान्यता दी थी। तो दिल्ली सल्तनत के जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने इसे मान्यता दी थी।
ठीक है। अब क्या हुआ कि 5 अगस्त 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी ने इसको पराजित करके इसकी हत्या कर दी। इसको पराजित कर इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी, और खिलजी वंश को समाप्त किया और तुगलक वंश की नींव रखी। तो ये खिलजी वंश की क्लास कंप्लीट, खिलजी वंश पूरा हुआ, और अगली क्लास में पढ़ेंगे तुगलक वंश। धन्यवाद।